इस्तेमाल होता है। दुनिया भर का 4% ताज़ा पानी इस उद्योग में खप जाता है। कपड़ा बनाने में पानी के अलावा भी बहुत कुछ लगता है। कमोबेश हमेशा ही ये चीजें भारी भरकम केमिकल प्रोसेस से गुजरती हैं, तब जाकर वो इस रूप में ढलती हैं, चाहे वो फिनिशिंग हो या डाइंग। फैशन में सस्टेनेबल इनोवेशन लाने के लिए प्रियंका खन्ना ब्रांड्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम करती हैं। इस कारण आज ज्यादातर प्राकृतिक सामग्रियां भी असल में खुद से खत्म हो जाने वाली नहीं हैं, और कई बार इन उद्योगों में इन सामग्रियों को भी बायोडिग्रेड होने में 200 साल से ज्यादा लग जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि हम बहुत सारा कपड़े से जुड़ा कचरा पैदा कर रहे हैं। अमेरिका में साल 2000 से टेक्सटाइल कूड़ा 80% बढ़ चुका है। रेचल किबे सर्कुलर सर्विसेज ग्रुप चलाती हैं। ये ग्रुप उद्योगों और सरकारों की टिकाऊ लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। ये सेक्टर सबसे तेजी से कूड़ा पैदा करता है। सिर्फ अमेरिका में हर साल करीब 30 अरब पाउंड कपड़ा कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। हमारे अधिकांश पुराने कपड़े कचरे में जाते हैं, जो नहीं जाते जला दिए जाते हैं। बिना बिका हुआ और दान का पुराना कपड़ा अक्सर गरीब देशों में रीसेल के लिए जाता है। जैसे यहाँ घाना के अकरा में यहाँ आया 40% माल असल में कचरा ही माना जाता है। अमेरिका हर साल करीब 60 करोड़ किलो पुराने कपड़े बाहर भेज देता है, ज्यादातर अमेरिकी महाद्वीप के दूसरे देशों में, जबकि यूरोप 1.5 अरब किलो कपड़े हर साल फेंकता है। उनमें से ज्यादातर माल अफ्रीका पहुंचता है। ये कपड़े अक्सर फेंक दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं या महासागरों या नदियों को प्रदूषित करते हैं। टेक्सटाइल का कचरा सिर्फ पुराने कई बार पहने कपड़े नहीं होते, उसमें अतिरिक्त स्टॉक और उत्पादन के दौरान निकली कतरनें भी शामिल होती हैं। रिसाइकिल होने वाला माल 1% से भी कम है। इसका मतलब ये तमाम कचरा कहीं न कहीं जा रहा है। जमा किए कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल के लिए छांटा जाता है। कुछ कपड़े डाउन साइकिल किए जा सकते हैं। कुछ वाइपर रैक्स के रूप में बिक जाते हैं। एक छोटा सा भाग ही रिसाइकल होता है, लेकिन मैकेनिकल रिसाइकलिंग की अपनी सीमाएं हैं। 2024 में हमारे सामने सबसे बढ़िया विकल्प यही था। कपड़ों को बारीकी से काट छांट कर नए फाइबर निकाले जाते हैं। ये कचरे में फेंकने से तो अच्छा है, लेकिन क्वालिटी गिर जाती है। ऐसे कपड़ों का रिसाइकिल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये स्थिति बदल सकती है। कुछ नई रिसाइकलिंग कंपनियां नई तकनीकें लेकर आई हैं। उन्हें उम्मीद है कि टेक्सटाइल कचरे का भविष्य बदलेगा। केमिकल रिसाइकलिंग एक तरीका है जिसमें कपड़े को मॉलिक्यूलर लेवल तक बांटा जाता है और फिर उससे विभिन्न चीजें बनाई जाती हैं। कुछ कंपनियां सिर्फ कॉटन को रिसाइकिल करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की ब्लॉकटेक्स कंपनी ब्लेंडेड सामग्री को रिसाइकिल कर सकती है। सिंथेटिक पॉलिस्टर को कुदरती सूती रेशे से केमिकल के जरिए अलग किया जाता है। पॉलिस्टर से छोटे छोटे दाने बनाकर उनका इस्तेमाल टेक्सटाइल्स में होता है या निर्माण उद्योग में, जबकि कॉटन सेलुलोज को क्ले में बदलकर टेक्सटाइल्स, खेती और पैकेजिंग तक में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा लचीलापन जानबूझकर रखा गया है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी खराब फेंकी हुई कतरनें सिर्फ एक ब्रांड के काम आए, क्योंकि मुझे पता है कि ये ब्रांड क्या हरकतें करते हैं। आड्रियन जोन्स ने 2018 में ब्लॉकटेक्स की स्थापना की थी। हम लोग कंपनी में ऐसा टेक्सटाइल कचरा चाहते हैं जो किसी एक के बजाय बहुत सारे लोगों के काम आए। इंडस्ट्री में यही बात हमें सबसे अलग करती है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बनाने में जुटा है। ब्लॉकटेक्स ने हाल ही में ऐलान किया कि वो अपनी क्षमता बढ़ाकर हर साल 10,000 टन करेगा। बर्लिन में रिफ्रेश ग्लोबल का जोर भी लचीलेपन पर है। यहाँ बैक्टीरिया टेक्सटाइल वेस्ट को विघटित कर साफ कर देते हैं और उससे 3 नए कच्चे माल बनते हैं: नैनो सेलुलोज, एथेनॉल और सैनिटाइज्ड लुगदी। रिफ्रेश ग्लोबल के साझेदारों के जरिए ये चीजें फर्नीचर से लेकर बाइक फ्रेम और कॉस्मेटिक्स तक बनाने के काम आती हैं। रिफ्रेश ग्लोबल अभी नई कंपनी है। उसकी योजना और छोटे ठिकानों का एक नेटवर्क तैयार करने की है जो तेजी और लचीलेपन के साथ काम कर सकें। स्वीडन की रिन्यूसेल कंपनी का काम अलग है। ये दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल टेक्सटाइल रिसाइकिल कंपनियों में से एक है। रिन्यूसेल औद्योगिक स्तर का एक रिसाइकलिंग प्लांट बनाने वाली पहली कंपनी है। यहाँ सूती कपड़ों की बारीकी से काट छांट कर एक पतला घोल बनाया जाता है। दूषित पदार्थ अलग कर उसे सर्कुलोज यानी सर्कुलर सेलुलोज की शीट्स पर सुखाया जाता है। कॉटन तेल या लकड़ी जैसे रॉ मटेरियल के बदले ये सामग्री ऊंची क्वालिटी के नए कपड़े बनाने में काम आती है।
आणविक स्तर पर काम होने से गुणवत्ता बनी रहती है। रिन्यूसेल के मुताबिक सर्कुलोज को 7 बार रिसाइकिल किया जा सकता है। कुछ सीमाएं भी हैं। रिन्यूसेल सिर्फ उसी कचरे को रिसाइकिल कर सकती है जो 95% या उससे ज्यादा कॉटन हो, यानी लैंडफिल्स तक जाने वाला बहुत सा माल यहाँ के लायक नहीं। सालाना 60,000 टन रिसाइकिल क्षमता के साथ रिन्यूसेल का रिसाइकलिंग प्लांट 2022 में खुला था। उसमें 1,20,000 टन के विस्तार की गुंजाइश है, लेकिन फरवरी 2024 में एक धक्का लगा। कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। चंद रोज पहले रिन्यूसेल ने DW को बताया था कि वो क्षमता से बहुत नीचे रिसाइकिल कर पा रही है, और फैशन ब्रांड्स भी रिसाइकिल सामग्री पर भरोसा जताने में हिचक रहे हैं। रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा पानी सोखने वाले कॉटन और तेल वाले सिंथेटिक्स पर निर्भरता को कम करती है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है। यूरोप में 2030 तक 20% टेक्सटाइल कचरे को रिसाइकिल करने के लिए करीब 7 अरब यूरो लगेंगे। कानूनी तौर पर पर्याप्त मदद नहीं मिल रही, जिससे उद्योग को इन सामग्रियों के इस्तेमाल के लिए मजबूर होना पड़े। तो ऐसा नहीं कि उद्योग के साथ जबरदस्ती की जानी चाहिए, लेकिन अगर सामग्री महंगी हुई, अगर एशिया में बैठे हजारों सप्लायरों के लिए कोई बदलाव आया जो इन ब्रांड्स को पूरी दुनिया में जमीन तक पहुंचाते हैं, तो हर तरह की सूचनाओं को उन तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। और जब तक कानून अमल में नहीं आता, उन तक तमाम चीजों की जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। यूरोपीय संघ ने कहा है कि 2025 तक सदस्य देश टेक्सटाइल कचरा अलग अलग जमा करेंगे, जैसे कागज, प्लास्टिक और कांच को किया जाता है। अमेरिका के एक प्रस्तावित कानून की तर्ज पर यूरोपीय संघ भी एक कानून लाना चाहता है, जिसमें उत्पादकों को अपने टेक्सटाइल कचरे की प्रोसेसिंग के लिए भुगतान करना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादकों से केवल एक हिस्सा ही न वसूल किया जाए, बल्कि उन्हें दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग और उससे जुड़ी तमाम नई चीजों का बुनियादी ढांचा भी मुहैया कराना होगा। फिलहाल रिसाइकलिंग में मुनाफा नहीं है। खुद भी लक्ष्य चुनकर सरकारें रास्ता दिखा सकती हैं। रिसाइकलर के रूप में सफल होने के लिए हमें अपने बेकार माल का आकार सुनिश्चित करना होगा। यहाँ पर सरकार और निजी उद्यम की भूमिका बनती है। खासकर सरकार बहुत ज्यादा माल लेती है। इस बीच रिन्यूसेल को एक खरीदार मिल गया है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ऑल्टर ने कंपनी की शेष संपत्तियां खरीद ली हैं। ऑल्टर कार्बन उत्सर्जनों की कटौती में मददगार उद्योगों में निवेश करती है। टेक्सटाइल रिसाइकलिंग ऐसा ही एक उद्योग है। कंपनी का नाम अपने फाइबर की तरह अब सर्कुलोज हो गया है, लेकिन रिसाइकलिंग में प्रगति के बावजूद अभी बहुत कुछ होना बाकी है। रिसाइकलिंग तो इस पूरे मामले का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर एक ज्यादा टिकाऊ उद्योग की ओर बढ़ना है, तो खपत में हमारे मौजूदा पैटर्न जारी नहीं रह सकते। उद्योग में बड़े पैमाने पर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। हमें ये ओवर प्रोडक्शन कम करना होगा। हर साल 100 अरब कपड़ों का उत्पादन किया जाता है। दुनिया में हर इंसान के लिए 14 कपड़े। अगर हम फैशन के बीमारों को बेशुमार कपड़े खरीदने से नहीं रोक सकते, तो कम से कम ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका खरीदा कपड़ा रिसाइकिल किया हुआ हो।